हाँ जी मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं आप सब? फटाफट से एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या आप थी। अभी जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, बस आप उसको आराम आराम से सुनते जाना। मैं कर दूंगा चैट्स बंद, क्योंकि तुम डिस्टर्ब ना करो, ठीक है? तुम भी डिस्टर्ब ना हो और शांति से सुननी है, ठीक है? इसके ठीक, देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पर्यावरण के आयाम पढ़े थे, व्यवसायिक पर्यावरण के आयाम यानी कि डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना? हमने ये पढ़े थे, जिसमें प्रौद्योगिकी वातावरण, तकनीकी वातावरण, ये सारी चीजें आई थी, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो जिया, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, जय सिद्धू मूसेवाला, वाह। इधर आओ, इधर इधर सुनो, ठीक है। अब आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हाँ, आज विमुद्रीकरण नहीं होगा। विमुद्रीकरण कल मैं एमसीक्यूज में आपको करवा दूंगा, ठीक है ना? आज विमुद्रीकरण नहीं होगा। विमुद्रीकरण एमसीक्यू के पहले करवाऊंगा, फिर एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है? चलिए। नहीं बाबू, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए मेरी बात सुनिएगा। अब आज हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि भारत में आर्थिक पर्यावरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब आपको पीपीटी तो यहाँ नजर आ रही है, ठीक है, बट आपको इससे ध्यान देने से पहले जो है आपको मेरी बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो, ये जो कहानी है ना, 1991 की पूरी पूरी कहानी है, ठीक है। ये जो कहानी है, पूरी कहानी 1991 की है, ठीक। अब आपको भी पता है कि हम लोग इसके पहले गुलाम थे, ठीक है। हम आजाद ही हुए थे। 1991 की कहानी है ये पूरी, ठीक है। हम आजाद हुए थे। अब हम लोग गुलाम थे, विदेश विदेश के, है ना, फॉरेन कंट्री, यानी कि हम लोगों पे घोड़े लोग राज करके गए थे। बहुत टाइम तक हम लोग गुलाम बने रहे थे और हमारा बहुत सारा पैसा भी चुरा के ले गए थे, ठीक है। तो पता है क्या हुआ था? हम लोगों को ना बिजनेस करना नहीं आता था। इंडियन को बिजनेस करना नहीं आता था, समझिए बात को। मतलब जो इंडियन लोग थे ना, भारतीय लोगों को बिजनेस करना नहीं आता था, क्योंकि भाई वो कभी बिजनेस ही नहीं किए थे, ठीक है। उन्होंने कभी बिजनेस करा था? नहीं सर, उन्होंने जो है कभी भी बिजनेस नहीं करा था, क्योंकि वो तो सिंपल सी बात है ना मेरे दोस्त, वो तो सिंपल सी बात है। वो तो क्या थे? वो गुलाम थे, ठीक है। वो गुलाम थे, ठीक है। 1900, चलिए। तो अब आपको भी पता है हमारी आजादी हुई थी 15 अगस्त अरे सही से आ जा। हाँ, 15 अगस्त 1900, कब? बताओ तो, देखते हैं कितने लोगों को याद है। हम, ठीक है, हाँ बहुत कौन लिखा वो 1948? देखो गधेड़ वो 1948 लिख रहा है, ठीक है। हम लोग इस टाइम पे आजाद हुए थे। अब हमारा तो सारा कुछ लुट गया था, हमारे पास कुछ बचा नहीं था, ठीक है। तो सरकार का कहना था या सरकार का ऐसा मानना था, ठीक। अब देखो, होता है ना कई बार तुम्हारे घर के मामलों में बाहरी लोग आते हैं तो वो चीजें खराब हो जाती हैं, होता है कि नहीं? वैसे ही सरकार का मानना था कि भैया अभी अभी आजाद हुए हैं हम लोग, ठीक है। अभी अभी आजाद हुए हैं, और अगर हम फॉरेन कंपनी को यानी कि विदेशी कंपनी को हम दोबारा से इंडिया आने दे देंगे, मतलब अगर विदेशी कंपनी इंडिया में आएगी, ठीक है, विदेश की कंपनी अगर इंडिया में आती है, तो पता है क्या होगा? वो आएंगी, हमारे लोगों को तो बिजनेस करना आता नहीं है, ठीक है। उनको बिजनेस करना आता है, गोरे लोग तो वैसे भी तेज है, वो तो शुरू से व्यवसाय करते आ रहे हैं। हमारे लोगों को आता ही नहीं है, तो हमारी कंपनीज खरीद लेगी और एक बार फिर से हम लोग गुलाम बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मानना था हमारे गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने बोला, सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं ना, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बनते हैं, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बनेंगे, जहां पर गवर्नमेंट, ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। लेकिन बिजनेस पे जो है, ज्यादातर व्यवसाय पर जो है कंट्रोल किसका होगा? सर, गवर्नमेंट रखेगी। गवर्नमेंट का कहना ये था, ठीक है। अब एक बात और, ठीक, यहां तक आपको मेरी बात समझ आई होगी, आई होप, ठीक है। हाँ, अब एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि देखो बच्चा, इसमें ना कोई भी ये मत करना कि इंग्लिश में बता रहे हैं। मैं एक बहुत नॉर्मल भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। अब ये सब भाषा तुम आम जीवन में भी सुनते हो, गवर्नमेंट, बिजनेस, है ना? तो अब हिंदी मीडियम से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण हिंदी सुनो। सरकार, व्यवसाय, ठीक है,
अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि इंग्लिश मीडियम समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ सर आ तो गई है, आगे बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि सरकार ने साफ साफ कह दिया, ठीक, सरकार ने साफ साफ कह दिया कि चलो भैया हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी रहेंगे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा बिजनेस को कंट्रोल करेगी। ज्यादातर बिजनेस, मान लो 100 व्यवसाय है ना, मान लो 100 बिजनेस चल रहे हैं इंडिया में, तो उसमें से 75 बिजनेस पे जो है गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगी और 25 बिजनेस जो है मात्र प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगे। मतलब ज्यादातर बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगी? गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी कंपनियां ज्यादा होंगी। सरकार का कहना ये था। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, हमारे लोगों को थोड़ी सुविधा मिलेगी और हम सरकार हैं तो हमें बिजनेस करना आएगा, हम देश की अर्थव्यवस्था संभाल लेंगे, सरकार का मानना ये था। ठीक है, शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा चला। ठीक है, शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। ठीक है, प्रॉब्लम पता क्या आया? क्योंकि इंडिया के पास इंडस्ट्री ज्यादा नहीं थी, हम लोग गरीब थे, हमारा सब कुछ लुट चुका था, है ना, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तो हमारा बहुत कुछ लुट चुका था, हम लोग एकदम गरीब हो गए थे, पैसा ही नहीं था अपने पास, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने पे आई। ठीक है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि जो बिल्डिंग्स वगैरह जो है ना, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट, यानी कि अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, उतनी मजबूत बिल्डिंग्स नहीं थी। हम लोग ज्यादा एग्रीकल्चर, यानी कि जो है ना खेत खलियान वाले चीजों पे, यानी कि फार्मिंग, किसान से उत्पादित वाली चीजों पे ज्यादा निर्भर थे। ठीक है, तब गवर्नमेंट ने बोला, उस टाइम देखो, उस टाइम पता है जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने सोचा, इन सब का वही सोचना था कि अब ज्यादा कंट्रोल हमें ही रखना चाहिए। ठीक है, हम इन चीजों को आसानी से संभाल देंगे। डन। चलिए, अब यहां से चालू हुआ पता है क्या? यहां से चालू हुआ नया चीज। सरकार ने बोला कि बेटा हम लाएंगे लाइसेंस राज सिस्टम। मतलब सरकार का कहना था ना कि हम एक लाइसेंस राज सिस्टम लेके आएंगे। वो क्या है? अगर, ठीक है, लोगों ने पूछा सरकार क्या है लाइसेंस राज सिस्टम, बताओ हमें भी। ठीक है, सरकार का कहना था कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी, अप्रूवल लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा। एक बोलता उधर से हर चीज के लिए, बोलता हाँ सब चीज के लिए। अगर तुम गोलगप्पे की डेयरी लगाओगे तो भी तुमको हमसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे बिजनेस पे आधा से ज्यादा कंट्रोल हमारा होगा। मतलब वो बोलता है कि मतलब सरकार एक बात बताइए, अगर हम आपके पास आते हैं कि भाई सरकार सरकार हमें बिजनेस करना है तो आप क्या कीजिएगा? तो सरकार बोलती है हम तुमसे क्वेश्चन करेंगे। तो कैसा क्वेश्चन? तो तुम क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा बिजनेस कहाँ होगा, तुम कितना पैसा लगाओगे, तुम क्या कमाओगे, क्या बेचोगे, बथेरे क्वेश्चंस करेंगे। ये बोलता है हट बुर्बक, इससे बढ़िया हम बिजनेस काहे करें, पागल कर देगा, बिजनेस जितना नहीं करेंगे उतना मेरा दिमाग खराब करेगा, नहीं करना बिजनेस, छोड़ो, हट 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 करके छोड़ दिया। लोगों को परेशानी लगी, है ना। सरकार तो लाइसेंस राज सिस्टम लेके आ गई, लेकिन यहां परेशानी थी कि आपको किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी तरह के बिजनेस के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती, उनसे लाइसेंस लेना पड़ता। ठीक है, शुरुआत में अच्छा चला, फिर ये प्रॉब्लम आई कि लोग ने बिजनेस करना ही बंद कर दिया। लोगों को उत्साह में लाना था कि भाई तुम बिजनेस करो, यहां तो उल्टा हो गया, है ना, पासा उल्टा पड़ गया कि भाई वो बिजनेस ही नहीं करना चाह रहे हैं, गुस्सा रहे हैं कि हर चीज के लिए पूछताछ कौन करेगा इतना। ठीक है, ये चीज। फिर सरकार बोली अच्छा ऐसा बात, कोई नहीं, इसको चलाते हैं कुछ समय तक। ठीक है, फिर सरकार ने बोला कि कोई बात नहीं, इसको चलाते हैं कुछ समय तक। ठीक है, एक मिनट रुकना, तो एक थी ना उन पे कॉल ही घट गया। हाँ, तो यहां तक समझ में आई। अब देखो, अब क्या था कि ज्यादातर, आपको तो इतना मालूम है ना, ज्यादातर कंपनीज पे सरकार का कंट्रोल था। मतलब सीधे समझो तो ज्यादा जो कंपनीज थी ना उन पे इस तरीके से सरकारी रुमाल चढ़ा हुआ था। ठीक है, ठीक है सर। 1980 में असली दिक्कत आई। कब सर? असली दिक्कत पता है आपको? डेट याद नहीं रखना, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं ये बात। ठीक है, 1980 में दिक्कत आना स्टार्ट हुई। अब यहां से प्रॉब्लम इंडिया के लिए बढ़ने लगी, क्योंकि देखो कहानी कब की है सर? इस समय की। तो अभी तक हम लोग यहां तो पहुंचे नहीं, अभी तो हम लोग पुरानी, मतलब ये यहाँ पे प्रॉब्लम आई कैसे, हम लोग उसका डिस्कशन कर रहे हैं ना, क्योंकि पीछे की कहानी क्लियर होगी तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो सर 1980 में जो है आपको फिर
एक असली प्रॉब्लम दिखने लगी। अब देखो इंडिया पे क्या हुआ, ठीक है, इंडिया के पास पैसे वैसे हो नहीं रहे थे, तो इंडिया ने 1980 में विदेश से, है ना, फॉरेन कंट्री से लोन लेना चालू करा, ठीक है, क्योंकि इंडिया का तो बिजनेस चल नहीं रहा था ना, इंडिया में था ही क्या, कुछ नहीं था उस टाइम। तो इंडिया ने बाहरी देशों से, जैसे अभी पाकिस्तान भिखमंगा बना हुआ है, तो इंडिया उतना हालत, उसका भी उतना ही हालत खराब था उस टाइम, तो वो भी बाहरी देशों से पैसे लेने लगा, ठीक है। यहीं पर आया IMF, ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इन दोनों की एंट्री हुई। इन दोनों ने बोला कि हम लोन तो आपको देंगे, लेकिन आपको अपने यहां आर्थिक बदलाव लाना होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, इन्होंने बोला। वो बोला कैसे, तो बोला बताएंगे, ठीक है, ऐसा करके। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब दिक्कत आया सारा कुछ, ठीक है, पैसा तो लेके आ गया भाई, अब पैसा लेके आ गए तो बिजनेस करने लगे, ग्रोथ ठीक दिखने लगा कि चलो अब तो इंडिया बढ़ रहा है, लोग खुश होने लगे, इंडिया बढ़ने लगा, है ना। लेकिन पता है क्या हो रहा था, अब बाहर से तुम लोन लेके आए हो, तो बाहर से लोन लेके आओगे तो तुमको इंडियन रुपीज में थोड़ी ना देगा, वो तुमको डॉलर में देगा। किसमें देगा, डॉलर में, ठीक है, उसने डॉलर में दे दिया। अब तुम बाहरी देश से सामान खरीदने लगे, क्या हो गया कि तुम्हारा डॉलर इंडिया से जो है ना, इंडिया से डॉलर बाहर जाने लगा, लेकिन इंडिया में डॉलर आ नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, तुम बाहर देश से सामान खरीदोगे, बाहरी देश डॉलर एक्सेप्ट करते हैं, तो डॉलर तो एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन इंडिया उस टाइम कुछ बना नहीं रही थी ना, तो इंडिया कुछ बेच भी नहीं पा रही थी। अब इंडिया बेच नहीं पाएगी तो इसको डॉलर कौन देगा, कोई नहीं देगा, लोन के अलावा तो कहीं से नहीं है। तो इंडिया के डॉलर्स तो बाहर जा रहे थे, जो लोन लेके आए वो पैसे जा तो रहे, लेकिन पैसे आ नहीं रहे। तो सोचो क्या हुआ, सर लोन लेके आ गए, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं बच रहे, मतलब हालत ये हो गई कि कल लोन चुकाना है और आज हमारे पास पैसे ही नहीं, ये हालत, समझ रहे हो। तो फिर पता है क्या हुआ, तो फिर हुआ कि सर कुछ 670 टन सोना, गोल्ड, इंडिया का जो है कुछ 670, ठीक है, 670 टन, क्या सर, गोल्ड, ठीक है, इसको गिरवी रख दिया गया इंडिया के। और उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, PV नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्तीय मंत्री जो हमारे थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। उनका ये बहुत अच्छा निर्णय था, उन्होंने ही ये सारा चीज करा, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने जो है, देखो हुआ क्या ना, मेनली सोना क्यों गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि वॉर चालू हो गया था बहुत जगह पे, अब वो अपना हिस्सा नहीं है, गल्फ कंट्रीज में वॉर होने लगा था, ठीक है, बहुत, अब वॉर होने पे तो सब चीजों का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, तो वही सारी चीजें हुई थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ, इंडिया को कुछ 670 टन सोना जो है गिरवी रखना पड़ेगा, समझ रहे हो, मतलब इंडिया की हालत इतनी सॉरी 670 नहीं था, ज्यादा ही बोल दिया मैंने, 67 टन, ठीक है, इतना टन सोना उनको गिरवी रखना पड़ा। अब क्या हो गया मेरे दोस्त, ठीक है, अब क्या हो गया मेरे दोस्त, ठीक है, अब उनको लोन तो उन्होंने ले लिया, ठीक है। अब सिंपल हुआ कि अब हुआ ना कि भाई 670 सॉरी इतना टन सोना लेके आ गए। अब सरकार बोली ऐसे नहीं चलेगा, मनमोहन सिंह जी ने कहा नहीं चलेगा ऐसे, अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा, और उस डिसीजन का नाम होगा LPG, ठीक है। अब हम LPG ये 3 डिसीजन लेंगे सर, मतलब अब हम ये करेंगे, ठीक है, कि जितने ज्यादातर कंपनीज पे, ठीक है, सरकारी रुमाल चढ़ा था ना, इसको हटा देंगे। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, ठीक है। पहले क्या लिखा है सर, एल लिखा है ना, अभी पूरा मत जानो क्या है, बस इतना जानो कि क्या, ठीक है। एल में हम लोग क्या करेंगे, एल में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने लाइसेंस राज्य सिस्टम लगा रखा है ना, सरकार का कहना था, जो हमने लाइसेंस राज सिस्टम लगा रखा है, मतलब जो हम अपना प्रतिबंध लगा रखे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, मतलब पता बहुत सारे, सिर्फ लाइसेंस वाला दिक्कत नहीं था, सरकार का सीधा था ना कि तुम बाहर से सामान भी नहीं मंगवा सकते हो, अगर तुम बाहर से टीवी फ्रिज कुछ भी मंगवाते ना, तुमको बहुत महंगा पड़ता, ठीक है, बहुत महंगा, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती थी गवर्नमेंट उस टाइम, ठीक है। तो LPG में बोला गया कि जो सरकार का अनावश्यक नियंत्रण लगा रखा है बिजनेस पे, ठीक है, मतलब जो अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, अनावश्यक व्यवसाय नियंत्रण जो सरकार ने लगा रखा है, जैसे कि लाइसेंस राज्य सिस्टम, है ना, आप इतने सामान ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात कर सकते हो, इन सब को हम लोग खारिज कर देंगे। सरकार का कहना था कि यहां पर हम लोग सरकारी नियंत्रण हटा देंगे बिजनेस पे से, ठीक है। ओके सर, पी में क्या हुआ सर, पी में क्या हुआ,
पी में पता क्या हुआ, जितने बिजनेस पे रुमाल चढ़ा होता सरकार का, ठीक है, कि ये हमारे अंदर में है, अब वो सब कंपनी लॉस में चली गई थी, क्योंकि सरकार प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस नहीं करती है ना, सरकार तो समाज सेवा करती है बेसिकली कहने के लिए, ठीक है। तो वो सारी बिजनेस लॉस में थी, तो सरकार ने कहा कि जितने भी हमारे लॉस वाले बिजनेस है ना, हम उनको बेच देंगे। किसके हाथ में सर? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। इससे क्या होगा, हमारे हाथ से बिजनेस जाएंगे, प्राइवेट वाले लोग क्या करेंगे, प्राइवेट वाले लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करेंगे, तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करेंगे, अपने देश में पैसा आएगा, फिर लोन वगैरह चुका पाएंगे, ठीक है। अब इंडिया की हालत थोड़ी ठीक होने लगी, तब बोला कि ग्लोबलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग डर डर के जी रहे थे, लेकिन अब हम ना एक काम करेंगे, अब हम सभी देश को बुलाएंगे कि आजा देखते हैं सबको, ठीक है, सब आ जाओ, सबके साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, क्यों डरते हो, ठीक है, सब आओ। यानी कि अब हम लोग पूरे देश के साथ, पहले हम लोग क्या थे, हम लोग बंद अर्थव्यवस्था बने थे, हम दूसरे देशों से व्यापार बहुत कम करते थे, पहले हम लोग आपस में ही बिजनेस बिजनेस खेल रहे थे, लेकिन अब हम दूसरे देशों से भी व्यापार करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी से। मतलब सर हम अपने अर्थव्यवस्था को बाहरी देशों के अर्थव्यवस्था के साथ मुकाबला करेंगे। मतलब यहां पर ये 3 निर्णय लिए गए, एलपीजी डिसीजन है ना, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन जिसको उदारीकरण बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन जिसको निजीकरण बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन जिसको वैश्वीकरण बोलते हैं। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ सर, सरकार ने अपना नियंत्रण हटा दिया, अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में जो सरकारी लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो सरकार की जो हानि वाली कंपनियां थी, उनको निजी क्षेत्रों के हाथ में, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सरकार ने बेच दिया। और इसमें जो है कि अब हम लोग इंडिया बंद अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी, अब हम पूरे देश के साथ में बिजनेस करेंगे, वो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण में हुआ। और आपका आज का पूरा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होगा। मेरे को बस इतनी बात बताओ कि कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आई है, इसमें भी किसी ने पूछा ही होगा। हाँ था ही, पूरी कहानी समझ में आई, फटाफट से बताइए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक, चलिए अब देखिए, अब यहां से आप देखिए स्टार्ट होता होता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो नेचर है बदलता रहता है, ठीक है। वाह, देखो सर आप थोड़ा धीरे धीरे समझाएंगे, अब और कितना धीरे समझाऊं बालक? हाँ, आदित्य कह रहा है अगर, ठीक है, हाँ, तो बोल रहा है कि नेचर ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज डायनामिक, यानी कि ये बदलता रहता है, विच मीन्स इट कीप्स चेंजिंग ओवर टाइम, ठीक है, अभी वही बात बोल रहा है। इन इंडिया ऑल्सो द बिजनेस एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड, ठीक है, कंटिन्यूअसली। द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट अंडरस्टैंड्स द चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड अडेप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग, यानी कि बेसिकली आपको ये वही बात बोल रहा है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है बदलता रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, बदलता रहता है समय के साथ, इंडिया में भी बदलता रहता है, ठीक है। तो सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जो इस बदलते पर्यावरण पे नजर रखता है, ठीक है। ये फालतू सी बात है जो आप पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ के आ चुके हो, आई मीन इसके पहले। आर्थिक वातावरण की प्रकृति गत्यात्मक होती है, अर्थात इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। भारत में भी व्यावसायिक वातावरण में लगातार बदलाव हुए हैं। किसी व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह बदले आर्थिक वातावरण को कितनी अच्छी तरह समझकर स्वयं को उसके अनुसार ढाल पाता है, ठीक है। समझे, मतलब सिंपल बात वही कह रहा है। अब देखो वही सारी बातें हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फ्रॉम 1951 टू 1990, ठीक है, कि क्या रहा था। तो देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स सच एज पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्टिविटी एंड हंगर। टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज अडॉप्टेड एंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड इन 1951। यानी कि वही बात कह रहा है कि आजादी के समय हम लोग गरीबी से, है ना, बहुत सारी चीजों से हम लोग गुजर रहे थे, ठीक है। नहीं, ये नहीं लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है, ठीक है। जो लिखना होगा मैं बोल दूंगा वहां पे आपको क्या लिखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो फर्स्ट 5 ईयर का इस टाइम पे अडॉप्ट हुआ, क्योंकि हम लोग आजादी के बाद ना, या आजादी के समय से हम लोग बहुत ज्यादा बेरोजगारी से, प्रोडक्शन कम होता था, गरीबी से, इन सब से हम लोग जूझ रहे थे, ठीक है। तब वही चीज है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत गरीबी, बेरोजगारी, कम उत्पादकता और भूखमरी जैसे
समस्याओं से जूझ रहा था। इन समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक नियोजन अपनाया गया और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। ठीक है, वही है मेन फीचर्स ऑफ दिस पीरियड, यानी कि इसमें क्या क्या हुआ 1900। अरे सुनो ना, वो ये आजादी के भाई एकदम पागल लोग हैं सही में। मैंने आपको क्रक्स बताया है, ठीक है, जो मेन था वो, ये तो दिया है सही यहाँ पे। एक्शन दिया गया अर्थव्यवस्था को। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ है ना, जो 5 वर्षीय योजना 1951 के टाइम पे अपनाया गया, उसमें क्या क्या हुआ। तो इकोनॉमी को बचाने के लिए प्रोटेक्शन दिया गया, अर्थव्यवस्था को संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार के हाथ में था उसको ज्यादा रोल दिया गया। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, मतलब वही चीज की सरकार ने ज्यादा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, फिर गवर्नमेंट एक्सरसाइज्ड ग्रेटर कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सरकार का क्षेत्र में लाइसेंस, तो वही बातें कह रहा है सीधा। देखो लाइसेंसिंग एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज वर अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंसिंग और आरक्षण व्यवस्था लागू थी। मतलब वही बात है कि सरकार ने ज्यादा कंट्रोल अपने पास रखा, लाइसेंसिंग लेके आ गई कि लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड सेल्फ रिलायंस पॉलिसी वर एंकरेज्ड। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता की नीति को बढ़ावा दिया गया, मतलब सीधा सीधा कहा गया कि हम अपने में ही ज्यादा करेंगे व्यवसाय। ठीक है, मतलब हम बंद अर्थव्यवस्था रहेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी रहेंगे, कि हम अपने ही देश में सारा कुछ करेंगे। ठीक है, उस टाइम पर ये हुआ। ठीक, वही बातें जो मैंने सब बता रखी हैं। अब देखो इन द बिगनिंग, शुरुआत में तो सब सही चल रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंक्रीज्ड बट लेटर एक्सेसिव कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग बिकम ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि वही बात है, स्टार्टिंग में सब बढ़िया चला, फिर दिक्कत आने लगी लाइसेंस की वजह से। ठीक है, कंपटीशन रिड्यूस्ड, कंपटीशन खत्म हो चुका था, एक्सपोर्ट्स वर नेगेटिवली अफेक्टेड। अब देखो बोलोगे कंपटीशन कैसे खत्म हुआ, तो क्या हुआ ना कि लाइसेंस न लेने के लिए, ठीक है, मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने बिजनेस करना ही छोड़ दिया। तो अब इंडिया में लिमिटेड कंपनी, कुछ कंपनी रह गई। अब कुछ कंपनी है उनको पता है बाहर से कोई कंपनी आएगी नहीं, मेरा कोई यहाँ कंपटीशन बनेगा नहीं, तो हम जो बनाएंगे वो बेचेंगे, लोगों को मजबूरी में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कंपटीशन खत्म हो गया और एक्सपोर्ट भी नेगेटिवली इफेक्ट हुआ। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, तो जब आप माल, ठीक है, क्या करते हो, जब आप बाहरी देशों से, ठीक है, जब आप बाहरी देशों से व्यवसाय करते हो, इन शॉर्ट जब आप बाहरी देशों को अपना प्रोडक्ट बेचते हो। ठीक है, तो अब हम लोग अच्छा प्रोडक्ट बना नहीं रहते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बना नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कम कंपनियां थी, तो एक्सपोर्ट भी अफेक्ट हो गया। ठीक है, बाय 90 से 1991 में इंडिया स्टार्टेड फेसिंग अ सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस, द मेजर प्रॉब्लम्स वर, यानी कि शुरुआत में औद्योगिक विकास हुआ, शुरुआत में तो सब अच्छा चला, लेकिन बाद में अत्यधिक नियंत्रण और लाइसेंस व्यवस्था आर्थिक विकास में बाधा बनने लगी, प्रतिस्पर्धा कम हुई और निर्यात प्रभावित हुए। 1990 से 91 तक भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने लगा। उसके लिए मेन प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रमुख समस्याएं क्या थी, तो ये सारी जो है मेनली मेन प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, कि फिस्कल डेफिसिट नहीं रहा, राजकोषीय घट गया। ठीक है, वही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हमारे पास डॉलर की कमी हो गई। ठीक है, पुअर बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारे पास ज्यादा पैसा देने के लिए बचा ही नहीं था, मतलब पता है मात्र 2 सप्ताह का हमारे पास डॉलर बचा था, कि 2 सप्ताह और चल सकता, इतना ही डॉलर बचा था। ठीक है, ऑयल प्राइसेस जैसे अभी है ना, अभी तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम भी बढ़ा हुआ था। ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, और मतलब और इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने लगी, गवर्नमेंट जो है क्या बोलते हैं अस्थिर होने लगा है ना, अस्थिरता होने लगी उनमें। तो देखो अब सिचुएशन बिकेम सो सीरियस, यानी कि स्थिति इतनी खराब हो गई कि वही है 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट बचा। ठीक है, द सिचुएशन बिकम सो सीरियस दैट इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सफिशिएंट फॉर ओनली 2 वीक्स, यानी कि इंडिया के पास बस 2 वीक्स का ही डॉलर बचा था। ठीक है, स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि भारत के पास केवल 2 सप्ताह के आयात के बराबर विदेशी मुद्रा बची थी। ठीक है, अब आता है वही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आपको मेनली ये लिखना है। ठीक है ना, आपको मेनली ये लिखना है, अब वो सब बस समझने के लिए था। अब देखो इससे निकलने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया गया। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जो है बाबू यहाँ पर अपनाया गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये पूरा लिख लीजिएगा क्योंकि छोटा छोटा लाइन है। ठीक है ना,
देखिए अब क्या है, टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। यानी कि इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए 1991 में उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया जिसका नाम LPG पॉलिसी रखा, ठीक है। तो देखो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 वाज बेस्ड ऑन 3 मेजर एलिमेंट, 3 मेजर एलिमेंट यानी कि 3 चीजों से मिलकर बना था LPG, ठीक है। तो देखो आर्थिक संकट से बाहर निकलने और आर्थिक विकास को तेज करने के लिए 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। 1991 की नवीन आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आधार थे, ठीक है। अब यही 3 प्रमुख आधार है, एक आपका लिबरलाइजेशन जिसको उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो L, P और G, ठीक है। अब देखो मेन ऑब्जेक्टिव ये सब क्यों किया गया, तो इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वही बात है बस। अब देखो इससे आप मेन बात पे चलो, ठीक है, मेन बात पे पहले आओ फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। यानी कि सबसे पहला लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या हुआ था, यहां पर सरकार का कंट्रोल खत्म किया गया, ठीक है, लाइसेंस राज सिस्टम को हटाया गया। तो देखिए क्या लिख रहा है, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स, ठीक है, एंड restrictions on the economy and business so that industries and business can, ठीक है, ये लोग आसानी से बिजनेस गेट फ्रीडम, ठीक है, मतलब बिजनेस अच्छे से हो जाए, वो आजादी से अपना व्यवसाय कर पाए। तो उदारीकरण से आशय क्या है, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय पर लगे अनावश्यक सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना है, ठीक है, ताकि उद्योगों और व्यवसाय को अधिक स्वतंत्रता मिल सके, ठीक है। अब इसका मेन क्या था कि भाई लाइसेंस राज सिस्टम खत्म करेंगे, ठीक है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एंड लाइसेंस परमिट सिस्टम, ठीक है, एंड मेक्स बिजनेस इजियर, ठीक, ये पूरे पॉइंट लिख लीजिएगा क्योंकि ये हम लोग लिबरलाइजेशन क्यों किया गया था कि हम लोग लाइसेंस राज सिस्टम को खत्म कर पाए, ठीक है, और बिजनेस एक्टिविटीज आसान हो जाए, जिससे बिजनेस मतलब सीधा सीधा लाइसेंस खत्म कर देंगे तो लोग खुद ज्यादा बिजनेस करेंगे, तो इससे कंपटीशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर व्यवसायिक गतिविधियों को सरल और प्रतिस्पर्धात्मक बनाना था, ठीक है। अब वही है कि देखो कैसे उदारीकरण के अंतर्गत निम्न परिवर्तन की क्या क्या बदलाव किया गया है ना। तो सबसे पहला बदलाव है कि देखो लाइसेंस राज सिस्टम खत्म कर दिया गया, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग वाज रिमूव्ड फॉर मोस्ट इंडस्ट्रीज, कि अब आपको बिजनेस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं लगेगी, इसको हटाया सबसे पहले, ठीक है। फिर बिजनेस वर गिवन फ्रीडम, यानी कि उनको छूट दी गई कि भाई अब तुम अपने मर्जी से बिजनेस करो, तुमसे कोई पूछताछ नहीं करना होगा, बस थोड़ा बहुत पेपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, उनको छूट दे दिया गया। फिर वही है कि अब पहले था बोला ना कि आपको कितना माल भेजना है, कितना मंगवाना है, मंगवा कम सकते हो क्योंकि टैक्स लगेगा, इन सब पे प्रतिबंध लगा था, इन सब प्रतिबंध को, इन सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर रिमूव्ड, ठीक है, क्योंकि जो इंपोर्ट पे हैवी टैक्स लग रहा था, ठीक है, आयात पे जो हैवी बहुत ज्यादा कर लगता था ना, उसको सरकार ने हटा दिया। जब इंपोर्ट क्या था कि हम लोग माल क्या करेंगे सर, हम लोग माल मंगवाएंगे बाहरी देशों से, इसको हटा देंगे तो सामान सस्ता हो जाएगा, तो ज्यादा ज्यादा आने लगेगा, है कि नहीं। इन सब चीजों पे प्रतिबंध हटा दिया है सरकार ने, ठीक है, उनको पूरा पूरा छूट दिया। फिर वही बात बोल रहा है कि फ्रीडम वाज प्रोवाइडेड इन द प्राइसिंग, अब क्या है कि आप अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कीजिए, आपके ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है, ठीक है। टैक्स रेट को वही खत्म किया गया, टैक्स रेट कम किया गया, टैक्स रेट वर रिड्यूस्ड एंड अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल, वही बात घुमा फिरा के, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स वर सिंप्लीफाइड, यानी कि आयात निर्यात की व्यवस्था को आसान बना दिया, ठीक है, क्योंकि इन सब पे प्रतिबंध लगे थे। और इट बिकेम इजियर, अब इससे क्या हो गया, अब इससे हो गया कि भाई हम लोग फॉरेन से यानी कि बाहरी देशों से पैसे ला सकते हैं, सामान मंगवा सकते हैं, है ना, तो वही कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जो कंपनी सरकार के हाथों में लॉस में चल रही थी सरकार के वजह से, ठीक है, उनको सरकार ने बेच दिया, किसके, प्राइवेट के हाथों में, ठीक है। तो देखो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी, ठीक है, एंड रेड्यूसिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ठीक है, यानी कि सरकारी बिजनेस खत्म करेंगे, हम लोग पब्लिक सेक्टर को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो निजीकरण से आशय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना है, ठीक है। चलिए, अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी,
इसके तहत न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू द प्राइवेट सेक्टर। घुमा फिरा के फिर वही बात कह रहा है कि भाई यहाँ पे सरकार ने अपना रोल खत्म किया और बोला कि प्राइवेट अब आप संभालो, ठीक है, मतलब उनको हीरो बनाया पिक्चर में, ठीक है। तो देखो, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत सरकार ने उद्योगों और व्यवसायों में सरकारी नियंत्रण कम करने तथा निजी क्षेत्र को अधिक अवसर देने पर जोर दिया, ठीक है। निजीकरण के अंतर्गत मतलब प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज रीडिफाइंड। तो जो सरकारी कंपनियां थी ना, जो सरकार के हाथों में थी, उनके रोल को ही खत्म किया, ठीक है। दूसरा, पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पता है क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है अपने शेयर्स को बेचना, ठीक है। अब जैसे सरकारी कंपनी है तो उसमें सरकार के ज्यादा पैसे लगे हैं, ठीक है। अब जैसे तुमको बताता हूं, मान लो ये मेरी कंपनी है, ठीक है। अब ये मेरी कंपनी है, ठीक। अब मैं ये कंपनी बेचना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं ये कंपनी बेचना चाहता हूं, तो मुझे पता है क्या करना होगा, अपने पैसे इसमें से निकालने होंगे। अब मेरे पैसे निकलेंगे कैसे? तो मैं इसके शेयर्स किसी दूसरे इंसान को बेचूंगा और वो इंसान मुझे पैसे देगा, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी में से पैसे निकाल रहे हो, सीधी सीधी बात, ठीक है। शेयर्स को बेच के आप अपनी कंपनी में से पैसे निकाल रहे हो। तो यहाँ पे पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाज अडॉप्टेड इन पब्लिक सेक्टर, यानी कि सरकार ने सरकारी कंपनियों से पैसे निकालना चालू किया। मतलब इन शॉर्ट बोले तो सरकार ने सरकारी कंपनीज के शेयर्स को बेचना प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया कि ले जाओ, ठीक है, तुम ले लो शेयर्स, ठीक है, ये चीज। फिर आता है लॉस मेकिंग, वही चीज है, देखो बोल रहा है लॉस मेकिंग। जो लॉस मेकिंग सरकारी कंपनियां थी उनको पहले से प्लान करके BIFR जो 11th में मेरे साथ पढ़े होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। वो होता है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब BFIR एक संस्था है, एक ना समझो एक कंपनी है, ठीक है, जो लॉस मेकिंग कंपनी को दोबारा से जिंदा करती है। मतलब जैसे मेरी कंपनी लॉस कर रही है, ठीक है, तो मैं अपनी कंपनी का पूरा कंट्रोल BFIR के हाथों में दे दूंगा। अब वो उस कंपनी में पता करेगी कि मेरी कंपनी में दिक्कत क्या क्या थी, क्यों लॉस हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्या प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम को पता करके उन प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, ठीक है। तो लॉस मेकिंग कंपनीज को BFIR के हाथों में दे दिया सरकार ने, ठीक है। गवर्नमेंट ने देखो क्या क्या, रिड्यूस्ड इट्स शेयर होल्डिंग, वही बात कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, अपने शेयर्स बेच दिए, अपने शेयर्स बेच दिए। अब शेयर्स जब बेचे जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड कर दिया शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डर मतलब क्या होता है? अगर होल्डर मतलब रखना, होल्ड करना, अपने पास रखना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपना शेयर होल्डिंग रिड्यूस किया, मतलब अपने शेयर्स को जो होल्ड कर रखा था दूसरे के हाथों में दे दिया, ठीक है। द प्राइवेट सेक्टर वॉज अलाउड, यानी कि सिंपल सिंपल बात, क्या प्राइवेट सेक्टर को फ्रीली काम करने मिला कि भाई अब तुम अपने हिसाब से बिजनेस करो, ठीक है, ये चीज साफ बात है। देखो अब वही आ रहा है डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब, ठीक है, वही लिख के दिया है। देखो डिसइन्वेस्टमेंट मींस, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, 2 मार्क में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो डिसइन्वेस्टमेंट मींस रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट शेयर इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, एंटरप्राइज फॉर ट्रांसफरिंग ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करना, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल को क्या करना, कम करना, ठीक। अरे हटना भाई, कितना ड्रामा करता है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और ट्रांसफरिंग ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सर अब ये कैसे होता बताओगे क्या? देखो तुमको बताता हूं मैं, डिसइन्वेस्टमेंट होगा कैसे, ठीक है। अगर जैसे मान के चलो किसी कंपनी में 100% शेयर्स, मान के चलो कि 100 ही होता है, किसी भी कंपनी के 100% शेयर्स हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि इसके आधे से भी ज्यादा शेयर्स अगर आप खरीदोगे ना तो आप उसके मालिक बन जाओगे। मतलब आधे से भी ज्यादा, आधा मतलब 50%, ठीक है, और ज्यादा तो एक भी ज्यादा खरीद लिया तो हो गए। तो मतलब सरकार का सीधा 51% शेयर्स जो है ज्यादा के हाथों में चले गए, और बाकी जो बचे हुए 49% थे वो सरकार रखेगी या वो कोई और रखेगी, ठीक है। तो आप मतलब आप किसी भी कंपनी के मालिक कैसे बन सकते हो? सीधी सीधी बात, आप उस कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लो, ठीक है, क्योंकि वो आधे से ज्यादा शेयर्स है। अब मतलब सोचो 100%, 100 रुपए लगे हैं, है ना, 100 रुपए लगे हैं, उसमें 51 रुपए आपने ही ले लगा दिए और 49 दूसरे के हैं, तो मालिक तो बड़े मालिक तो आप हुए ना, ये तो छोटा मालिक हुआ,
ठीक है, तो वही बोल रहा है। तो इसी तरीके से यानी कि गवर्नमेंट के 51% शेयर्स बिक गए। ठीक है, देखो इफ द प्राइवेट सेक्टर एक्वायर्स, वही बोल रहा है कि अगर इफ द प्राइवेट सेक्टर एक्वायर्स मोर देन 51% शेयर होल्डिंग, द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज मूव इनटू प्राइवेट हैंड। ठीक है, यदि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो जाए तो उद्यम का स्वामित्व और प्रबंधन निजी क्षेत्र के हाथ में चला जाता है। धन्यवाद। ठीक है, समझे, यानी कि कॉन्सेप्ट समझे ना, 51% का क्या रोल है, क्योंकि किसी भी कंपनी में 100% शेयर होते हैं। अब उसके तुम आधे से भी ज्यादा शेयर्स खरीद लोगे तो मालिक तो तुम बन ही जाओगे, उस पूरे बिजनेस के मालिक तुम हो, अब कंट्रोल तुम ही करोगे क्योंकि ज्यादा पैसा तुम्हारा लगा है। और शेयर्स तुमको कैसे मिलेंगे, जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तुमको शेयर्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो तुमने पैसे दिए बदले में शेयर्स मिले, यानी कि बिजनेस में तुम्हारा पैसा लगा, तो भाई तुम तो बोलोगे ना चौड़ में आके मेरा पैसा लगा है ज्यादा, हम संभालेंगे बिजनेस को, सिंपल बात है। ठीक है, अब आता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यानी कि यहाँ पे आप अब सभी देशों के साथ में मिलकर बिजनेस करोगे, अकेले नहीं। ठीक है ना, तो देखो इसका मतलब होता है द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण से आशय विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के आपस में जुड़ने से है, जिससे एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ठीक है, ये चीज, यानी कि अब ये क्यों किया गया ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रिलेशंस अमंग कंट्रीज। इसका उद्देश्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों का बढ़ाना है। क्योंकि देखो जब आप दूसरे देशों से व्यापार करोगे ना तो एक बिजनेस रिलेशन समझते हो, व्यवसाय संबंध बनता है। ठीक है, कि मुसीबत के समय में वो देश, ठीक है, आपसे मतलब आपसे मदद लेगी या आपका मदद करेगी, ऐसा करके। ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो वही चीज है। देखो अब वैश्वीकरण में वही बात है, बिफोर 1991, इसके पहले क्या थे कि अब बाहरी कंपनियां देश में नहीं आ सकती हैं, वही लिख रहा है। बिफोर 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन्ड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इंपोर्ट, या इंपोर्ट मतलब कि भाई हम सामान ज्यादा, इंपोर्ट मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट मतलब तो हम भेज रहे हैं ना, लेकिन इंपोर्ट इंपोर्ट मतलब हम मंगवा रहे हैं। तो उस पर स्ट्रिक्ट ये लगा था, सीधी सीधी बात, उस पर क्या लगा था, नियम, कि भाई तुम इतना ही टैक्स, इतना टैक्स लगा है, प्लस नियम भी है कि तुम इतने ही मंगवा सकते हो, इतने फ्रिज, एक क्वांटिटी बता दी थी कि आप इससे ज्यादा नहीं मंगवा सकते हो। ठीक है, दीज कंट्रोल इनको हटा दिया गया, इम्पोज थ्रू इंपोर्ट लाइसेंसेस, हाई टैक्सेस एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, यानी कि ज्यादा टैक्स लगे हुए थे। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब कि आप इतनी ही क्वांटिटी में मंगवा सकते हो, इतनी ही मात्रा में मंगवा सकते हो। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दीज रेस्ट्रिक्शंस वर रिड्यूस्ड टू लिबरलाइज ट्रेड, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया कि आसानी से बिजनेस हो सके, ट्रेड हो सके। ठीक है, 1991 से पहले भारत सरकार आयात पर सख्त नियंत्रण रखती थी। यह नियंत्रण आयात लाइसेंस, उच्च करों तथा मात्रा संबंधी प्रतिबंधों के माध्यम से लगाए जाते थे। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत इन प्रतिबंधों को कम किया गया ताकि व्यापार को उदार मतलब आसान बनाया जा सके। ठीक है, अब ये सारे वही चेंजेस आए। ठीक है, कि इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन को कम किया गया। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन मतलब कि भाई जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि इतने टैक्स लगेंगे, इतनी ही मात्रा में आप सामान मंगवा सकते हो, यानी कि बाहरी देशों से खरीद सकते हो, इनको हटा दिया। ठीक है, फिर टैक्स रेट यानी कि टैक्स को सिंपल किया और टैक्स घटा दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट वर इंकरेज, एक्सपोर्ट मतलब कि अब हम भेजेंगे माल, है ना, अब हम, क्योंकि देखो हमारे पास पैसा आ चुका था, हम थोड़े पर्याप्त हो चुके थे व्यवसाय करने में, तो अब हम जो बनाएंगे वो माल बेचेंगे, क्योंकि अब हम ग्लोबलाइजेशन में, अब हम पूरे देश के साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो जब हमारा माल जाए, अब तुम ही सोचो ना, तुम किसी को प्रोडक्ट बेचोगे तभी तो तुमको पैसे मिलेंगे, डॉलर आएगा, तो इसको बढ़ावा दिया गया कि एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, रिफॉर्म्स वर मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, यानी कि ये सारे विदेशी मुद्रा में किए गए। ठीक है, सुधार लाने के लिए किए गए। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर प्रमोटेड, कि भाई बाहरी देशों से व्यापार करो, थोड़ा इस चीज को भी प्रमोट किया कि हम फॉरेन से ज्यादा व्यापार करेंगे। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी वॉज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि सीधी बात, अब इंडिया की अर्थव्यवस्था पूरे देश के साथ जुड़ गई थी। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो वही बात है, देखो एज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और इंटरडिपेंडेंस, अब देखो क्यों, कि आपको क्वेश्चन आता है ना सर, हम फॉरेन कंट्री से ट्रेड क्यों करें,
सिंपल सा जवाब पता है क्या है? जो 11th में मेरे साथ पढ़े उनको पता है, क्योंकि कोई भी देश अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मतलब सर देखो, आप ठीक है, आपको दूसरे देश से व्यापार बिजनेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में सारा कुछ नहीं मिलता है, तुम खुद देख लो, कोई भी देश में सारा कुछ नहीं मिलता। दुबई के पास पानी की कमी है लेकिन उसके पास तेल बहुत ज्यादा है, रशिया के पास भी तेल बहुत ज्यादा है लेकिन चीजों की कमी है। इंडिया से मसाले जाते हैं, मसाला समझते हो ना, जो हम लोग मसाला खाते हैं, हम लोग मसाला बेचते हैं, लेकिन सर हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स बाहर से मंगवाते भी हैं, ड्रैगन फ्रूट्स चीजें है ना, बहुत चीजें मंगवाते हैं। तो कोई भी देश ऐसा नहीं है ना जिसके यहाँ हर कुछ होता हो, कोई भी अपने आप में पूरा नहीं है, इसलिए उसको दूसरे देशों से ट्रेड करना ही पड़ता है। ठीक है, तो देखो, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड लिबरल ट्रेड पॉलिसीज, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर नो लॉन्गर मेजर बैरियर टू ट्रेड। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 मूव्ड इंडिया, वही बात है कि ग्लोबलाइजेशन में ले गया। वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच आर्थिक लेन देन और परस्पर निर्भरता बढ़ी है। तकनीकी विकास और उदार व्यापार नीति के कारण अब भौगोलिक दूरी और राजनीतिक सीमाएं व्यापार में बड़ी बाधा नहीं रही। 1991 की नई आर्थिक नीति ने भारत को वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार डाउट्स देखते हैं फिर चैट्स ऑन करेंगे। अब बताऊं, बोलो। ऑफ द, ये पूरा ही लिख लीजिए। क्या है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ, उसका फीचर्स है। ठीक है ना, कि द मेन ऑब्जेक्टिव क्यों लाया गया, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द, ये पूरा ही लिख लीजिएगा। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिफॉर्म्स वाज टू रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, प्रमोट प्राइवेट सेक्टर एंड कनेक्ट द इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी। यानी कि अगर कोई पूछे कि भारत में आर्थिक वातावरण में बदलाव क्यों लाया गया, तो सर बढ़ावा, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, है ना, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, लाइसेंस राज सिस्टम को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इन सुधारों का उद्देश्य सरकारी नियंत्रण कम करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, अब वही है, देखो क्या क्या किया गया फिर उसमें। तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग कंपलसरी इंडस्ट्रियल, वही बात कि लाइसेंस राज सिस्टम को खत्म किया। ठीक है, मेनी इंडस्ट्रीज वर फ्रीड, तो जितनी भी सरकार के हाथ में कंपनी थी उसको उन पे से रुमाल, सरकारी रुमाल हटा दिया, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया। द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड, यानी कि जो है पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करा गया, मतलब सरकार ने अपनी कंपनी, सरकारी कंपनियों में से शेयर्स बेच के अपने पैसे निकाल लिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, और द फॉरेन कैपिटल पॉलिसी वॉज लिबरलाइज्ड इन मेनी सेक्टर, 100% फॉरेन डायरेक्ट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि फॉरेन से पैसे लगेंगे, है ना, मतलब अब फॉरेन की कंपनी जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है, इंडियन कंपनी में पैसा लगा सकती है। तो कुछ सेक्टर में एफडीआई को, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट, फॉरेन से पैसे लगाने के लिए 100% अनुमति दे दी। ठीक है, और फिर वही बात हुआ, फिर आके ऑटोमेटिक अप्रूवल वॉज प्रोवाइडेड, तो बहुत लोगों को अप्रूवल दे दिया कि अब आप विदेशी कंपनियों से उनके टेक्निकल नॉलेज ले सकते हो, सामान मंगवा सकते हो। ठीक है, FIPB यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एक इस्टेब्लिश किया गया, एक बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया कि फॉरेन से पैसे आए, बिजनेस में लगे, है ना, इनके लिए एंकरेज करो। अब फॉरेन वाले देखो, सिंपल, कोई तुम्हारे बिजनेस में पैसे क्यों लगाएगा, उसको कुछ तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट दिखे तब ना। तो अपने इंडियन बिजनेस को ऐसा अट्रैक्टिव बनाया गया, इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लाया गया कि बाहर से पैसे आए। जब हमें पैसों की जरूरत थी ना, अब लोन नहीं ले सकते हैं, लोन लेंगे तो लौटाना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ में। लेकिन अगर हमें अपने दोस्त से पैसे मिल जाए या अपने दोस्त को बिजनेस में मालिक बना लें उससे पैसे लगवा के, ठीक है, तो उसको पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे, उसको बस प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा और वो बिजनेस में पैसा लगा ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया कि भाई फॉरेन से पैसे आके अगर बिजनेस में लगेंगे ना तो उनको बस प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा और हमारे पैसों की कमी भी पूरी होती रहेगी, लोन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्रोथ, वही चीज की इंडस्ट्री पे जो रेस्ट्रिक्शंस, जो प्रतिबंध लगे थे उनको रिमूव किया, हटा दिया। ठीक है, फिर छोटे छोटे बिजनेस को सपोर्ट किया, मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये सब आ जाए, इसीलिए किया गया थे। मैं आप चाहें तो अपनी अगली क्लास में, ठीक है, ये 2 पेज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बाय 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 सभी को, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल अपनी अगली क्लास में। ठीक है, ये 2 पेजेस को हटा देता हूँ, होमवर्क में है कि आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाय बाय।